हेलो एवरीवन, आई एम सी सुमित मारू एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। ये वीडियो में मैं बाकी कोई बकवास नहीं करूंगा, आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिए थे। नाउ विल क्विकली स्टार्ट आवर रैपिड फायर फॉर चैप्टर नंबर 5 हाउस प्रॉपर्टी। अब चैप्टर नंबर 5 हाउस प्रॉपर्टी में हम फटाफट रिवाइज करेंगे और आपको ध्यान रखना है, बुक सामने रखो, आपके पास जो भी नोट्स होगी कोई तकलीफ नहीं है, बुक सामने रखो और फास्ट पेजेस आप आगे फॉरवर्ड करो, एक एक चीजें रिवाइज करो। सी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको चैप्टर क्या है वो हम देख लेंगे और उसके बाद 8 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन जाते हैं, वो 8 तरीके के अलग अलग हम सिचुएशन देख लेंगे जो आपके एग्जाम में नॉर्मली पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात बोलूं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 तरीके के घर मिलने वाले हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो घर मैंने खुद ने ऑक्यूपाइड करके घर में बैठा हूं मैं इनकम टैक्स के लिए। दूसरा रहेगा आपका लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट मतलब मैंने किसी को वो रेंट पे दे दिया है। मेरे पास 2-3 घर थे, मैंने 1-2 घर किसी को रेंट पे दे दिए, जो रेंट पे देंगे उनको बोला लेट आउट, हमने किसी को लेट आउट कर दिया है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई जाएगी वो रहेगा डीम टू बी लेट आउट। अभी डीम टू बी लेट आउट कंसेप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट का बोलना है कि सर आप मैक्सिमम 2 ही घर रख सकते हो, एक आपके लिए और आपकी जब बीवी गुस्सा होकर जाएगी उसके लिए। तीसरा जो घर रहेगा वो आप लेट आउट करो या मत करो, हम उसको डीम टू बी लेट आउट कर लेंगे। लेट आउट किया तो इट्स वेल इनफ, अगर लेट आउट आपने नहीं भी किया है तो भी वो आपका लेट आउट माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप रख सकते हो, उसके बाद आपको डीम टू बी लेट आउट रखना पड़ेगा। राइट, ये है, ये चार्ट में दिया हुआ आप किस तरीके से एक अपनी खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड आप रख सकते हो। एक बीवी नाराज हो उसके लिए एक रख लो लगे तो, लेकिन जो तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं जितने भी करोगे आपके, उस सबको हम डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, फिर आप लेट आउट करो या मत करो। उसके बाद अब बेसिकली आपका फॉर्मेट कैसा होता है, आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, ये फॉर्मेट आपको अभी दिखेगा। ये फॉर्मेट में ही हम हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या जाता है आपको, एक तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या है? मतलब आपको आपके घर से कितना एक्सपेक्ट हो रहा है रेंट। अब उसका एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एकदम सिंपल याद करेंगे, एक एग्जांपल्स आपको बोलूंगा। समझो दिवाली आ रही है, मुझे कपड़े लेने हैं, मैंने मेरे कपड़े का बजट रखा कि मुझे 8,000 रुपए तक कपड़े लेने हैं। मेरी मम्मी ने बोला बेटा 5,000 तक ही कपड़े ले। आप क्या करोगे? मम्मी को हम हमेशा दबा देते हैं, मम्मी के ऊपर हम जा सकते हैं, हम 8,000 के कपड़े ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पापा ने बोला बेटा 6,000 के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चना, आप मुझे बोलो हमें घर के बाहर थोड़ी निकलना है, पापा को तो सुनना ही पड़ेगा। पापा इज द लिमिट, पापा ने जो बोला वही करना है। अब समझो दूसरा एग्जांपल, मुझे 8,000 के कपड़े लेने, मुझे 8,000 के ही पसंद आए, पापा ने बोला बेटा इस बार 10,000 की शॉपिंग कर ले, तू सीए बन गया, तू इस बार 10,000 की शॉपिंग कर ले। मुझे 8,000 के कपड़े पसंद आए, मैं 8,000 की लूंगा, पापा ने तो और लिमिट बोली, हम नीचे। अब आप बोलोगे सर ये एग्जांपल आपने क्यों बताया, क्यों हमें घुमाया? तो देखो आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। मम्मी ने जो बोला है वो आपका म्युनिसिपल वैल्यू, आपकी इच्छा जो है वो फेयर रेंट। तो आप हमेशा देखोगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। मम्मी ने ऊपर का बजट दिया तो वो पकड़ लो, आपका ऊपर का बजट है तो वो पकड़ लो। राइट, सो म्युनिसिपल वैल्यू अगर प्रॉपर्टी की 1,50,000 है और फेयर रेंट 1,80,000 है तो हम 1,80,000 लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम जाएंगे पापा के पास, जो कि स्टैंडर्ड रेंट, वो रहेगा हमारी बॉर्डर सीलिंग लिमिट। पापा को पूछे कि पापा हमारी स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? अगर उन्होंने बोला 2 लाख तो 1,80 जो हमारा मन का था वो कर लो। पापा ने बोला 1,60 तो मन दबा के नीचे आओ और 1,60 को फाइनल करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस, मैं 10 बार क्लास में रिवाइज करूंगा, अभी तो भी कम से कम आप 3 बार वापस मेरे साथ बोलियो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने आपको कंसेप्चुअली एक स्टोरी बता दी है। नाउ लेट्स कम टू द फार्मूला। वो एग्जैक्टली फार्मूला क्या है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? इट्स म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। यस, रिपीट विद मी। Municipal value or fair rent whichever is higher subject to standard rent. Municipal value or fair rent whichever is higher subject to standard rent. सिंपल, ये अगर आपने एक लाइन याद कर ली ना, आपका एक्सपेक्टेड रेंट का झमेला खत्म हो जाएगा। ये आप याद कर लो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher subject to standard rent। तो स्टैंडर्ड रेंट की लिमिट ऊपर की होगी तो फिर जो हमारा ये आया था पहली स्टेप का वो आंसर ले लो, वो नीचे की होगी तो फिर जो स्टैंडर्ड रेंट बोलता है वही आपको करना पड़ेगा। यह आया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे। अब एक्चुअल रेंट मतलब क्या? जो आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है। एक्चुअल रेंट नाम ही बोल रहा है भाई, जो मेरे एक्चुअल में जेब में आया है उसे हम कहते हैं एक्चुअल रेंट। वेरी क्लियर? ओके, अगर अब मैं बोलूं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करती है कि रेंट था 10,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन 2 महीने वैकेंसी लॉस था,
वैकेंसी लॉस के रूल नंबर 4 में जो जो चीजें दी हमने सेटिस्फाई की है। तो इस केस में जो एक्चुअली आपको रिसीव हुआ है 12 महीने में मिलने वाला था, 2 महीने वैकेंसी है, 10 महीने का रिसीव हुआ है, 10 महीने का ही लो और चुपचाप बैठो, क्योंकि एक्चुअली आपके जेब में कितना है 10 महीने का है, 10 महीने लो। तो अब ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आप कंपेयर करोगे और इन दोनों में जो हायर रहेगा वो आपका बन जाएगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज़ यही बेसिक है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ये बाहर लेके एक्सपेक्टेड रेंट में लेके आएंगे, नीचे हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। इन दोनों का जो भी हायर रहेगा ये आपका बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब वैकेंसी के बारे में मैं आपके आगे जाके वो डिटेल में इसकी बात करूंगा। अभी हम आते हैं हमारे फॉर्मेट की ओर पे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड, मतलब जो आपने पे किए, फिर आपने पिछले 50 साल के भी पे किए होंगे ना, आज इस बार पे किया ना, अभी डिडक्शन मिलेगा। आपने आज पे नहीं किया, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने आपके खुद से जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए होंगे वो आप चुपचाप यहाँ पे ले लेना और माइनस कर देना। पेड, ये याद रखना, पे करना चाहिए, पेएबल पे नहीं है, ये पेड बेसिस पे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 10% म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। 10% किसका लेना है? तो भाई म्युनिसिपल वैल्यू जो आपको दी रहेगी ना पहले उसमें एक्सपेक्टेड रेंट के लिए, उसका 10% लो और वो म्युनिसिपल टैक्सेस आपका पेड आ जाएगा। ये दोनों लिया, फाइनल किया, ये माइनस किया। इसके बाद जो आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। अभी नेट एनुअल वैल्यू में सेक्शन 24 के ए और बी दो डिडक्शन कम करने वाले हैं। सबसे पहला डिडक्शन रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड है, दिमाग लगाना ही नहीं है, पर ये एक चीज यहाँ पे कंसेप्चुअली क्लियर रहो, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, ये 30% ऑफ GAV है। तो ऊपर जो GAV है ना उसका 30% स्टैंडर्डली माइनस करना आपको। अगर GAV निल है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जीरो का 30% जीरो होता है भाई। दिमाग एक्स्ट्रा लगाने का नहीं, हर सिचुएशन क्लियर रखने का अपने दिमाग में। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हैं, 30% है किसका? GAV का। ऊपर GAV आई 1 लाख, 30% 30,000 माइनस करो, बात खत्म, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ मत। दूसरी बात 24B का डिडक्शन वो रहेगा आपका इंटरेस्ट का। अभी मैं नॉर्मल केस में लेता हूं, इंटरेस्ट का जो भी आपका इंटरेस्ट दिया रहेगा वो आपको डिडक्शन लेना है। इसकी भी लिमिट्स है, वो हम यहाँ पे आते हैं, आगे बात करते हैं इसकी लिमिट की। ओके, अब उसकी लिमिट क्या है? अगर आपकी प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट है या लेट आउट है तो फिर टेंशन लो ही मत, जितना इंटरेस्ट है भरो। गवर्नमेंट बोल रही है तुम हमको इनकम जनरेट करके दे रहे हो, आपको जितना इंटरेस्ट भरना भर दो, हमें कोई इंटरेस्ट से तकलीफ नहीं है। क्लियर है सबको? डीम्ड टू बी लेट आउट और लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कितना भी होगा आने दो। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में दो लिमिट है, एक 2 लाख, एक 30,000। अगर आपका लोन 1999 1 अप्रैल के पहले का है तो 30,000। रिनोवेशन रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000 लिमिट। खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिया है और 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन है तो आपकी लिमिट रहेगी 2 लाख रुपीज। इसकी और एक सिचुएशन आती है वो हम आगे डिस्कस करूंगा, जब 2 ओनर रहेंगे तो क्या होगा। अभी आप ये कंसेप्चुअली क्लियर रहो, आपको पूरा फॉर्मेट अब तक क्लियर है। हम कौन से फॉर्मेट से हाउस प्रॉपर्टी का देखते हैं। दैट्स क्लियर? ग्रेट। नाउ लेट्स कम अगेन टू दिस। इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस ले लेता हूं मैं। एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर की एक प्रैक्टिस लेता हूं। तो देखो ये एग्जांपल में आपको दिखेगा हाउस 2, ये एग्जांपल देखते हैं हम। ये एग्जांपल में देखो म्युनिसिपल वैल्यू इज 55,000। सबसे पहले मेरे साथ वापस रिपीट करो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? म्युनिसिपल वैल्यू मम्मी ने बोला हुआ, अपने मन का बोला हुआ, जो भी ऊपर सब्जेक्ट टू पापा ने बोला हुआ, स्टैंडर्ड रेंट, राइट। म्युनिसिपल वैल्यू 55,000, फेयर रेंट 60,000, दोनों में से ऊपर क्या है? 60,000। अब जाके पापा को पूछेंगे पापा लिमिट क्या है? पापा ने बोला बेटा 75,000। ठीक है, पापा की लिमिट के अंदर डन, ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब उसको नीचे लेके आओगे, दूसरे स्टेप में एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे। एक्चुअल रेंट कितना है? 72,000, व्हिचएवर इज हायर, ये बन जाएगा आपका GAV। आर यू क्लियर? यस। एक काम करते हैं, ये कोई एग्जांपल फटाक से देख लेते हैं। मम्मी ने बोला 80,000, आपका मन हुआ 75,000। हाँ यार, मम्मी ने बोला, मम्मी की सुन लेंगे। पापा ने लिमिट दी है 78,000 की, पापा के ऊपर नहीं जा सकते, चलो ये लिमिट बन गया हमारी नहीं। और एक्चुअल रेंट 72,000 ये। अब इन दोनों में कौन सा हायर है आपका? 78,000। इन दोनों में आपका 78,000 हायर है, तो आपको बन जाएगा GAV 78,000। वेरी क्लियर। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू यस, आपको याद हो ही गया होगा, मुझे पता है। ग्रेट, दैट्स इट। इंटरेस्ट का पार्ट हमने देख लिया। अब इंटरेस्ट में एक और कंसेप्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या भाई? कंस्ट्रक्शन, जमीन, हमारा घर बनने के पहले ही आपने लोन लिया होगा ना। ऐसे थोड़ी लोन पूरा बन के आ गया फिर आपने लिया, अपने पैसे लोन लिया होगा, पूरा घर बन गया। अगर वैसा होता तो आप लोन लेते ही क्यों? हम लोन लेते हैं, धीरे धीरे घर बनाते हैं।
तो ये घर बनने के पहले के साल के जितने भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 हिस्सों में, मतलब हर साल 20% डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट में एज अ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना रहेगा, इंस्टीट्यूट बहुत से क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट दे देती है। क्लियर? नाउ अब हम अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, जो सिचुएशन में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एक काम करो, मैंने इसका ना छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू हम चेक कर लेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फटाफट क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला नॉर्मल क्वेश्चन जो कभी आपको एग्जाम में आता ही नहीं, इतना सिंपल आपको देना रहता था। हम आपको इंटरमीडिएट में क्यों देते चैप्टर, आपको फाउंडेशन में दे देते थे। पर दो भी नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सभी कुछ नॉर्मल तरीके से करना है। एक्सपेक्टेड रेंट लेना है, फिर आपका एक्चुअल रेंट लेना, हायर लोगे, जीएवी लोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस कम करोगे, एनएवी लोगे, फिर 24 का ए 30% बी इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो बचेगा वो आपका बन जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल क्वेश्चन में हुआ। दूसरी बात, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्या करने का पता है क्या? सीधा एनएवी को 0 लिख देने का। ऊपर का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा खुश आप होना, क्यों? ऊपर का सॉरी नहीं करना सर, एक्सपेक्टेड रेंट की झंझट गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने घर में लिया, तान नहीं चाहिए हमको, जितना दिया उतना लेके बात खत्म करेंगे, राइट? डायरेक्ट नहीं लेना। 30% 0 का 30% कितना वाला दोस्तों? नील। उसके बाद इंटरेस्ट की क्या दो लिमिट थी? यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट थी, डीम टू बी लेट आउट और लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं, आप इनकम जनरेट करके दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे उसकी लिमिट थी। क्या लिमिट थी आपकी? 30,000 और 2 लाख, दोनों याद है आपको? यस, वो हिसाब से आप लिमिट लोगे, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट करोगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा, टेंशन का काम ही नहीं है। फिर उसके बाद और कौन से तरीके का क्वेश्चन रहेगा सर? एक क्वेश्चन है उसका डीम टू बी लेट आउट का। डीम टू बी लेट आउट का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये आपको करीबन 12 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन आपको 3 स्टेप याद रखने। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। तो 3 स्टेप कौन सी है? सबसे पहली स्टेप, आपको क्या दिया गया रहेगा क्वेश्चन में? 3-4 घर दिए रहेंगे। कोई अमीर आदमी दिया रहेगा, 3-4 घर दिए रहेंगे। आपको बोलेगा अमीर आदमी को क्वेश्चन है कि उसने कौन सा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना है, कौन सा घर डीम टू बी लेट आउट रखना है। कृपया इसमें अपना जनरल नॉलेज ना लगाए। आप बोलोगे सर वो जो घर में रहता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो घर में नहीं रहता वो डीम टू बी लेट आउट। अरे ऐसे बोलोगे तो कोई क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। इनकम टैक्स ने बोला है आपके ऊपर चॉइस देते हैं हम, आपको जो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना वो घर को लो, जो घर को डीम टू बी लेट आउट रखना है वो रखो। ग्रेट, बॉल इज इन आवर कोर्ट। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहली स्टेप, सभी घर को समझना डीम टू बी लेट आउट है और सभी घर को नॉर्मल कैलकुलेशन करना एज ए डीम टू बी लेट आउट। 3 4 5 घरों के सभी एग्जांपल है, 5 घर का डीम टू बी लेट आउट। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। आप 3 घर दिए उसमें, हमारे एग्जाम में 5 घर को हम डीम टू बी लेट आउट रखेंगे और 5 घर की इनकम निकाल लेंगे अगर 5 भी घर डीम टू बी लेट आउट है तो। दूसरी स्टेप, अब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना है। अब पहले 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर 3 घर डीम टू बी लेट आउट, फिर बाद में सेकंड थर्ड घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना, फिर 3 घर डीम टू बी लेट आउट, फिर थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को। इस तरीके के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना है। अगर 3 घर दिया कोई आपको क्वेश्चन में, आपके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो डीम टू बी लेट आउट की इनकम जो आपने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व की वैसे का वैसे ले लेना और सेल्फ ऑक्यूपाइड की सिंपली फटाफट कैलकुलेट कर देना, बिकॉज एनएवी इज 0। आपको इंटरेस्ट का जो लिमिट है वो लेना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी जो अलग अलग सिचुएशंस में आपका आंसर आएगा, इसमें से सबसे कम जो टैक्स रहेगा वो आप क्लाइंट से भराओगे, तभी तो क्लाइंट आपके पास बैठा रहेगा, नहीं तो वो दूसरे के सीए के पास चले जाएगा। वेरी क्लियर? तो डीम टू बी लेट आउट का क्वेश्चन 3 स्टेप रहेगा। सबसे पहले सबको डीम टू बी लेट आउट मान लो। दूसरी स्टेप आप क्या करोगे? एक का कॉम्बिनेशन लोगे, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 को डीम टू बी, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 टू डीम टू बी लेट आउट। और तीसरी स्टेप, जिसमें सबसे कम कॉम्बिनेशन आएगा वो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना और तीसरे को डीम टू बी लेट आउट मान लेना। क्लियर है? उसके बाद अब मजेदार क्वेश्चन है वैकेंसी का। सर ये वैकेंसी का झंझट बहुत बड़ा, हमको ध्यान में नहीं आता क्या होता क्या है। मैं आपको बताता हूं, वैकेंसी मतलब क्या? घर खाली पड़ा है। घर खाली पड़ा सर, हमको लॉस है, उसके बाद भी हम इनकम टैक्स में इनकम कैसे दिखाए? तो गवर्नमेंट ने बोला है, वेरी क्लियर, सब अपने दिमाग खोलो, ध्यान दो मेरे पास। एक्सपेक्टेड रेंट और आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी का रेंट, तीनों को लिखो पहले, राइट? ये इक्वेशन में आप लिखोगे, जो आपको दिख रही है इक्वेशन में आप लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअली मिला है 10 महीने का, 10 महीने का लिखो, और वैकेंसी की वजह से आपका कितने महीने का रेंट गया वो लिखो। अब उसको कंपेयर करो। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें आगे समझो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 1,80,000, ठीक है? एक्चुअल रेंट मुझे मिलने वाला था समझो 1,60,000, ओके? और क्योंकि थोड़ी वैकेंसी थी, क्योंकि थोड़े दिन वैकेंट था मेरा घर, मेरा करीब 30,000 का लॉस हुआ। अब दोनों को आपने लिख दिया। अब इसको कंपेयर करो, क्या होगा? 180 और ये 190।
जब ये साइड बड़ी होगी तो हम इसको लेके फाइनलाइज कर देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट। जब ये साइड बड़ी होगी तो एक्चुअल रेंट को लो और फाइनल कर दो। देखो एक्चुअल रेंट को हमने फाइनल कर दिया। बाय चांस समझो ये एक 80 है, ये एक 60 है और वैकेंसी का लॉस आपको सिर्फ 10,000 ही था। अब कौन सी साइड बड़ी हो गई? ये साइड बड़ी हो गई, आप ये लोगे और फाइनल कर दोगे। सी आपको ऐसे ही याद रखना है। याद रखने के लिए कंसेप्चुअली क्या होता है आपको फटाक से बोलता हूं, 1 मिनट में हम क्लास में आराम से डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन अभी रैपिड फायर में फटाक से बोलता हूं। कंसेप्चुअली गवर्नमेंट का बोल रहा है भाई एक्सपेक्टेड रेंट और तेरा एक्चुअल रेंट रिसीव और वैकेंसी लॉस को पहले सामने ला। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है मतलब तूने कुछ ना कुछ सही बोला होगा, तुझे सच में नुकसान हुआ है, एक काम कर एक्चुअल रेंट जो मिला है वो रिसीव करके काम खत्म कर, वही ले ले इनकम है। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट और आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट मिलाने के बाद भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने राइट साइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सब गैर दे देने, हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको फाइनल कर देंगे। क्लियर है सबको? ये हुआ कंसेप्चुअल नॉलेज। उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, अरे भाई हो ही नहीं सकता ना, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी लॉस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो हमको रेंट दिया वो हम ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही लेते हैं। कोई भी जमीन का भाव गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं लेता है। तो गवर्नमेंट का बोलना ये है कि सिंपल स्टेप्स आपकी दी हुई है, आप इसको कैसे फॉर्मूला के याद रखोगे? ऐसे इसको याद कर लो, एकदम सिंपल। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट। ये ज्यादा तो इधर जो है ये ले लो, काम खत्म करो। ये ज्यादा तो इधर लो, इसको काम खत्म करो। याद है? ओके, वेरी क्लियर। उसके बाद अब आपका 5वां टाइप का क्वेश्चन देगा, पार्टली एसो पार्टली डॉट। मतलब क्या? मेरा घर है, आधा काट दिया, आधे में मैं रहता हूं, आधे में कोई बाजू वाली रहती है। ओके, अब क्या करना सर? अब घर को तो आपने आधा दे दिया, आधे में है आप, एक आधे में बाजू वाली कोई रहती है। इस केस में आप आपके घर को, आपके सॉल्यूशन को भी 50-50 कर दोगे। जितना पोर्शन घर को दिया है, जितना पोर्शन आपके बाजू वाली को दिया है, आप वो आधा आधा कर दोगे और आपका जितना 50% को एसओ को ट्रीट करेंगे वो 50% को एलओ ट्रीट करेंगे। अब इस केस में जितनी भी चीजें ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट तो एक्चुअली मिलेगा, वो छोड़ दो, इन सबको आप आधा आधा कर दोगे। वेरी क्लियर? आधा 50% इधर, 50% इधर। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन आपको बोला है कि बाजू वाले का बहुत ज्यादा खुश हो, आप सिर्फ 25% में ही रह रहे हो और बाजू वाले को 75% दे दिया है। कोई बात नहीं, तो आप आपके 25% में सब कैलकुलेशन लो, एसओ का और एलओ का 75% की कैलकुलेशन लो। तो 1 लाख होगा म्युनिसिपल वैल्यू, तो एसओ में आएगी 25,000, उधर आएगी 75,000। वेरी क्लियर बेटे? ग्रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आएगा, पार्ट ऑफ द ईयर में एसओ है और पार्ट ऑफ द ईयर में एलओ है। पार्ट ऑफ द ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब एक साल में 6 महीने में रहा, 6 महीने मैंने लेट आउट कर दी प्रॉपर्टी को। इस केस में क्या करना है? इस केस में एकदम सिंपल, आप बिल्कुल दिमाग को तान दो मत, जैसे नॉर्मली करते वैसे करो। इधर आपको क्लियर रखो। सी, अगर आप आधे साल रह रहे हो, आधे साल उसको ले रहे हो, रखने रहने दे रहे हो, गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगी आपकी गलती। यहां पे पूरा क्या पूरा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। इधर कोई परसेंटेज मत करना, सर 6 महीने वो है, 6 महीने हमें 50-50 कर दे, नहीं 50-50 करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपकी गलती, आपने साल में आधा एसओ किया, आधा एलओ किया है। हमें कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है, चुपचाप जितना भी है उतना ले लो, बात खत्म करो। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट जो पूरा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट वैसे के वैसे आएगा। एक्चुअल रेंट जितना 6 महीने के मिल रहा है उतना ही लो, वैसे क्या वैसे आएगा। और दोनों का जो भी हायर रहेगा वो आपका जीएबी बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर है ना? अगर आपने प्रॉपर्टी के हिस्से किए हैं तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर में भी हिस्से कर दो। प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं, वही प्रॉपर्टी पार्टली ईयर में है तो कोई हिस्सा नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस। नाउ thereafter if your property is stock in trade, अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या करना है सर? अरे अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मैं कोई बिल्डर हूं, मैंने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसमें 50 फ्लैट है, 50 में से 40 बिक गए, 10 बिक ही नहीं रहे, तो क्या करना है? तो उस केस में उन्होंने बोला है कि जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, मतलब समझो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मुझे सीसी मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 19-20 और 20-21 को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम यहां पे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। वेरी क्लियर? जिस साल में सीसी मिला उसके 2 साल बाद, यहां पे अमेंडमेंट भी हुई है, ओके, उसके 2 साल बाद हम उसको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। ये आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान रखो, इसमें अमेंडमेंट भी आपकी आई हुई है। उसके बाद अब लास्ट आपका 8 टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि को ओनरशिप में रहेगा। सर जो मैं और मेरी बीबी जो कि है नहीं, अगर समझो हम दोनों ने कोई मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है तो इस केस में क्या करना है? इस केस के क्वेश्चन में क्या करना है? मैं, मेरा भाई, 4-5 जन और आजू बाजू वाले सबने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। तो देखो सबसे क्लियर एक चीज ध्यान रखना, अगर अब यहाँ पे 2 तरीके की चीजें करनी है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है
तो इस केस में आपको अलग अलग कैलकुलेशन करने हैं, सभी भाइयों के, सभी बीवी हस्बैंड के, सबके अलग अलग करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 लाख या 30,000 का जो एसओ का डिडक्शन है, लिमिटेड डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट, वो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। यस, ये बहुत ही बड़ी टैक्स अर्निंग कर सकते हो आगे जाके हमारे क्लाइंट्स के लिए। हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम फटाफट रैपिड फायर कर रहे हैं। ओके, यस, सबको अलग अलग यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। मेरे भाई को भी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, मुझे भी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो इस केस में आप दोनों का क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करोगे। लेकिन समझो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो फिर अलग अलग मत करना, पूरा साथ में सॉल्व कर देना। यस, पूरा साथ में सॉल्व कर देना। और जो इनकम आएगी ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लास्ट स्टेप में वो 2 में डिवाइड कर देना। क्लियर? ये मैंने जानबूझ के लिखा है, इसमें एक आपको क्वेश्चन और एक दिया हुआ है आपके मटेरियल में भी, तो आपको ध्यान रखना है। सेल्फ को जॉइंट ओनर, को ओनर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि डिडक्शन अलग अलग है ना। और अगर वो आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इस केस में आपको उसको साथ में सॉल्व करना है। और इनकम को डिवाइड करना मत भूलना। दोनों की इनकम, दोनों भाई भाई अपना अपना, बीवी बच्चे जो भी होंगे वो लेके चले जाएंगे। होप्स आपको रैपिड फायर हाउस प्रॉपर्टी का समझ में आया। नहीं आया तो आपको, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बोला था, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7293292291 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज व्हाट्सएप भी करना, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा सॉल्व करना। प्लीज लेक्चर को बार बार सुनते रहो, आपके कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो गए। एक तो पढ़ने के पहले समझो, सुन लो, ताकि आपको फटाफट रिवाइज आप कर सकते हो, या 2-3 रिवीजन होने के बाद आप सुनो, आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे सब चैप्टर के रैपिड फायर आपके लिए डालते रहूंगा, बिना ये भाषण दिए हुए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।